तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक मिक्स जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री का। आज हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है यानी कि द यूएस नेवी, वो रिलायबल है कि नहीं फॉर इट्स पार्टनर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूएस नेवी अनडाउटेडली वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, टॉप करती है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट टन्स एंड सेकंड इन द नंबर ऑफ वेसल्स। शायद आपको ये बात नहीं पता होगा, लेकिन जो यूएस नेवी है उसके पास जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट फ्लीट है। यानी कि जो यूएसए की एयरफोर्स है उसके बाद जिसकी एयरफोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो यूएस नेवी है। देन आता है रशिया, देन इंडिया एंड देन चाइना। तो यूएसए रिलायबल है कि नहीं फॉर इट्स एलायंस, उसके ऊपर बात करने से पहले एक नज़र यूएसए की नेवी की फ्लीट पर भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले द मैसिव एंड द मोस्ट एडवांस सुपर कैरियर्स यानी कि यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके ऊपर बात करते हैं, जिनका टोटल नंबर है 11, जिसमें से 10 है निमित्ज क्लास के और एक है जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का, विथ ऑल डिस्प्लेसमेंट वेट ऑफ मोर देन 100,000 टन्स। उसके बाद 28 एम्फीवियस कमांड शिप्स एंड डॉक शिप्स, जिनके सारे डिस्प्लेसमेंट वेट टन की बात करें तो वो 30,000 प्लस के ही हैं। उसके बाद 13 क्रूजर्स हैं। क्रूजर्स को आप हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं। इनका जो डिस्प्लेसमेंट टन होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से कम होता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर से ज़्यादा होता है। देन 73 डिस्ट्रॉयर्स की फ्लीट है यूएसए के पास, जिसमें से ज़ूमवर्ल्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर, जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं इस टाइम पे, वो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर्स हैं। लेटर 4 फ्रिगेट्स हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो चुकी, तो उसके बाद जो किसी भी नेवी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिनको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, यानी कि सबमरीन्स। अब उसकी बात कर लेते हैं। यूएसए के पास सब मिला के 66 सबमरीन्स हैं, जिनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉस एंजलिस क्लास की सबमरीन्स, जो कि अटैक सबमरीन्स है और इनके कुल नंबर्स हैं 28। अगला है सी वुल्फ क्लास के अटैक सबमरीन्स और इनके नंबर है 3। अगला है वर्जीनिया क्लास के अटैक सबमरीन्स और इनके नंबर है 21, जो कि अगेन अटैक सबमरीन्स है। और एट द लास्ट जो 4th क्लास है वो है ओहायो क्लास की सबमरीन्स, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल अटैक सबमरीन्स हैं। अब यूएस नेवी की एयर पावर को भी एक बार देख लेते हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ हम अटैक फाइटर जेट्स को देखेंगे, जिनका कुल नंबर है 530, जिसमें 379 F-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं, 149 F-80 हॉर्नेट्स हैं एंड 2 हैं F-35 सी लाइटनिंग। इतनी ज़्यादा फायर पावर किसी भी नेशन के लिए मोर देन इनफ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और वॉर में जीतने के लिए। पर जब आपको प्रोटेक्ट करना है 6 नेशंस को और एक पूरे कॉन्टिनेंट्स को, तो क्या ये सफिशिएंट होगा? आइए देखते हैं। 6 नेशंस से मेरा मतलब है यहाँ पे सबसे पहले यूएसए खुद, उसके बाद फिलीपींस, फिर जापान, साउथ कोरिया, लेटर ताइवान और इजराइल। और कॉन्टिनेंट से मेरा मतलब था नेटो, यानी कि पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो उसको भी यूएस नेवी को ही प्रोटेक्ट करना है। ऐस की सारे नेशन जो कि है नेटो में, उनमें कुछ ही नेशंस के पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, जैसे कि यूके, फ्रांस और जर्मनी। उसके अलावा किसी भी नेशन के पास अच्छी नेवी नहीं है, वो सारे यूएसए की नेवी पे ही डिपेंड करते हैं। आज हम सिर्फ एशियन नेशंस की बात करेंगे जिनकी सिक्योरिटी की गारंटी यूएसए ने ले रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। आपने भी रिसेंट में देखा होगा कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है हमास के साथ में, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, यूएसए ने अपना जो जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया था फॉर इजराइल एड, जो कि अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पे और इजराइल को बचा रहा है हिजबुल्लाह और ईरान के अटैक से, उनके मिसाइल्स और ड्रोन अटैक से। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। साथ ही में यूएसए के जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड आर फोर्ड, उसकी प्रेजेंस ये भी श्योर करेगी कि जो बाकी नेशंस है इजराइल के नेवर में, वो भी इजराइल को ट्रबल ना दें। अगला नेशन है जापान। जापान की भी जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो यूएसए ने ले रखी है, और इसीलिए जापान के अंदर यूएसए के 50,000 प्लस ट्रूप प्रेजेंट है इस टाइम पे। और यूएसए का एक मेन कैरियर बैटल ग्रुप भी जापान में प्रेजेंट है, जिसमें यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर फाइटर जेट, साथ में कई सारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी हैं और सबमरीन्स भी है वहाँ पर। ऐस की जापान के ऊपर भी 3 नेशंस की तरफ से खतरा है, जिसमें से पहला है रशिया, अगला है चाइना, उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी है। और इन सबसे सिक्योरिटी की गारंटी जापान को यूएसए ने ही दे रखी है। अगला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को 2 नेशन से खतरा है, चाइना और नॉर्थ कोरिया। उसमें प्राइमरली उसको ज़्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया से ही है। ऐसी आए दिन न्यूक्स की धमकी देता रहता है किम जोंग उन साउथ कोरिया को, और साउथ कोरिया ने अपने सारे न्यूक्स के प्लान को ड्रॉप कर दिया था। इन रिटर्न जो यूएसए है उसने सिक्योरिटी गारंटी की थी साउथ कोरिया की अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। इसीलिए आज साउथ कोरिया में 25,000 प्लस यूएस ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। साथ में अगेन एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप यूएसए का प्रेजेंट है वहाँ पर, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स होंगे। उसके बाद अगला नेशन है ताइवान, जिसको प्रोटेक्ट करने की कसम खाते रहता है यूएसए पानी पी कर, और उसको एनेक्स करने की कसम खाते रहता है चाइना पानी पी कर। और आए दिन चाइना ड्रिल्स करते रहता है कि कैसे वो ताइवान के ऊपर कब्जा करेगा, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए को अगेन अपनी नेवी का एक कैरियर बैटल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रखना पड़ता है साउथ चाइना सी के आसपास। आए दिन चाइना ड्रिल्स करते रहता है ताइवान के ऊपर कब्जा करने का, पता नहीं करेगा कब, लेकिन करेगा ज़रूर। और जब करेगा तब ये बात देखने वाली होगी कि यूएसए कितना ज़्यादा कमिटेड है अपनी बात को लेकर, और चाइना की जो नेवी इस टाइम पर टॉप पे है वर्ल्ड में वेसल्स के नाम पर, वो कितनी स्ट्रांग है अगेंस्ट यूएस नेवी। अगला नेशन है फिलीपींस। मनीला को भी आए दिन ड्रैगन से ही खतरा बना रहता है, और चाइना अपने बॉलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी से मनीला को हमेशा धमकाते रहता है।
वाटर कैनन से अटैक करना, उसकी वेसल्स को टारगेट करना और उसके लैंड को क्लेम करना, ये सारी चीज़ें चाइना करते रहता है। और फिलीपींस की भी जो डिफेंस है उसकी गारंटी यूएसए ने ले रखी है। एज की फिलीपींस हिस्ट्री में यूएसए की कॉलोनी थी, तो लेटर जब उसको इंडिपेंडेंस मिला यूएसए से, तो यूएसए ने फिलीपींस की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी की गारंटी ले ली। बाकी नेशंस के बाद में अब यूएसए की कई सारी खुद की भी ओवरसीज टेरिटरीज है जहाँ पर यूएसए अपनी नेवी की प्रेजेंस रखता है, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल है जो एशिया के अंदर यूएसए का डेगो गार्सिया बेस है, जहाँ पर यूएसए अपने न्यूक्स भी रखता है। वहाँ पर भी यूएसए को अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी की प्रेजेंस रखनी पड़ती है। एट लास्ट अब घर की बात करें तो यानी यूएसए होमलैंड की बात करें तो दोनों साइड यूएसए की काफ़ी बड़ी कोस्ट है। साथ ही में यूएसए के दोनों साइड में एडवर्सरीज भी हैं, एक साइड चाइना है तो दूसरी साइड क्यूबा के रूप में रशिया है। अभी रिसेंट में रशियन सबमरीन्स और रशियन डिस्ट्रॉयर्स भी आए थे, क्यूबा में डॉक किए थे। तो यूएसए को अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दो फ्लीट को मेंटेन करना पड़ता है, अटलांटिक फ्लीट और पैसिफिक फ्लीट। दोनों ही फ्लीट्स में प्रॉपर पूरा कैरियल बैटल ग्रुप होता है, कई सारे सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स सब प्रेजेंट होते हैं उसमें। इसके अलावा ईरान को चेक में रखने के लिए और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए भी पर्शियन गल्फ में यूएस नेवी घूमते रहती है। तो इसके बाद आप ये बात कह सकते हैं कि अनडाउटेबली यूएस नेवी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, पर साथ में वर्ल्ड की मोस्ट स्ट्रेस्ड और टायर्ड नेवी भी है। और यूएस नेवी की रिलायबिलिटी पे तब क्वेश्चंस होना स्टार्ट हुए जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया और लेटर इजराइल और हमास का भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और चाइना ने ताइवान के ऊपर ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे ज़्यादा डर फिलीपींस को हो गया कि एज की फिलीपींस की जो आर्मी या नेवी और एयरफोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं चाइना के खिलाफ में, और जो सिक्योरिटी गारंटी है फिलीपींस की वो यूएसए के पास है। इसलिए जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो यूएसए सीधे चले गए कि जो फिलीपींस और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट है उसमें जो वॉर का टर्म है उसको ज़रा डिफाइन करे यूएसए। फिलीपींस का कहना ये था कि फिलीपींस के ऊपर कोई भी अटैक किया गया हो, चाहे वो फिलीपींस के नेवल वेसल पे हो या कोई आउट में जो फिलीपींस की सी के अंदर टेरिटरी है उसके ऊपर हो, वो सारा अटैक यूएस के ऊपर माना जाएगा। लीडर यूएसए ने भी अश्योर किया फिलीपींस को कि हाँ यही लीगैलिटी होगी। एज की फिलीपींस को भी अश्योर रहना था कि फ्यूचर में अगर कभी अटैक हो उसके ऊपर तो जो यूएसए है वो लीगैलिटी के बेसिस पे निकल ना जाए और उसको प्रोटेक्शन ना दे। तो ये था मेरा एनालिसिस यूएस नेवी के ऊपर। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फेमस स्पाइडरमैन का कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगता है यूएस की गवर्नमेंट ने इस कोड को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए ये समझ लिया कि विद ग्रेट पावर्स कम्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका ठिकरा यूएस की जो नेवी है उसके ऊपर फोड़ दिया। इस एनालिसिस के बाद मैं तो ये कहूँगा कि जो यूएस की नेवी है वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी ज़रूर है, लेकिन साथ में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिजी या फिर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड नेवी भी वही है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और टॉपिक के बारे में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कंटेंट फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको हमारी बाकी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके या फिर जो प्लेलिस्ट आ रही है एंड पे इसे क्लिक करके देख सकते हैं, और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। स्टे कंटेंट फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।